हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के वन शॉट वीडियोस लेके आया हूं, जो कि मेरे लिए आपको परसों होने वाले आपके एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो होगी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपने इन क्वेश्चंस को जो है वो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 पेड करने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के सेक्शन के बारे में। तो आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के ही होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वे आपका 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जो सेक्शन होती है उसकी जो वेटेज होती है वे आपकी बाकी सेक्शंस के मुकाबले ज़्यादा होती है। यानी कि बाकी सेक्शन के जीके के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एच पी जी के 15, इंडियन जीके के 15 होते हैं। हिंदी इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 20 पूछे जाते हैं। कमीशनर्स कमिटीज़ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बाकी सेक्शन की तरह नहीं होते हैं कि आपने जैसे उनको याद कर लिया, रट लिया। ठीक है, जैसे जीके में करते हैं, हम याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हिंदी इंग्लिश हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उनको रट लेते हैं। सभी सेक्शन के मुकाबले ये जो सेक्शन है वे बिल्कुल ही अलग होती है। अब अलग क्यों होती है? अब बात करते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वे मेनली जो होते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। मतलब आप उन क्वेश्चंस को कैसे अंडरस्टैंड करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कहाँ तक लाई करती है। ठीक है, वो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वे आपकी समझ पर निर्भर करते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो एक कॉमन बात होती है, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं 4, वे बिल्कुल आपको सेम ही लगेंगे। अब जिस भी एस्पिरेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग पावर जो होगी वो बेटर होगी, अच्छी होगी, तो वो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड की जो सेक्शन है उसमें स्कोरिंग सेक्शन है, इसमें आप 35 प्लस भी स्कोर जो हो 40 में से वे आप स्कोर कर सकते हो 35+40 में से। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हैं, पॉइंट्स भी हैं, जिनका आपने ध्यान देना है कि आपने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं जब भी आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहली बात है आपकी कि जब भी आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो पहले तो आपने क्वेश्चंस को 2 या 3 बार रीड करना है ऑप्शंस के साथ। ठीक है, क्या करना है, पहले आपने क्वेश्चंस को 2 या 3 बार जो है वो रीड करना है विद ऑप्शंस के साथ। हिंदी में भी आपने रीड करना है, इंग्लिश में भी रीड करना है, क्योंकि कई वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे इंग्लिश में या फिर हिंदी में समझ आ जाएंगे, इंग्लिश में समझ नहीं आएंगे। तो आपने क्वेश्चंस को 2 या 3 बार रीड करना है हिंदी और इंग्लिश में विद ऑप्शंस के साथ। और एक बात आपने और ध्यान देनी है कि जब भी आपको लगता है कि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका एग्ज़ाम होगा, उनमें अगर क्वेश्चन में डिफरेंस है तो इंग्लिश वाला ही फाइनल माना जाता है सभी सेक्शन में। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद आपने 2 या 3 बार क्वेश्चंस को रीड करना है विद ऑप्शंस के साथ। और दूसरी बात जो है कि आपने जब भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो खुद को आपने एज अ टीचर मान के ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं। आपने खुद को एक टीचर मानना है, एक अध्यापक मानना है, और आपने इन क्वेश्चंस के अपने आंसर देने हैं। ठीक है, दूसरी बात तो वो होगी। तीसरी बात जो है वो आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वे आपने पॉजिटिव वे में ही देने हैं, सकारात्मक वे में ही आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, नेगेटिव वे में आंसर नहीं देने हैं। बाकी आप प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी तरह होगी इन क्वेश्चंस की तो आप बिल्कुल आराम से 35+ जो है वो सेफ स्कोर जो है वो आप 35+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 40 में से। तो बस ये कुछ बातें हैं, 2 या 3 बातें आपने ध्यान रखनी है जब भी आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी इस वीडियो में देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वन शॉट वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP GK और इंडियन GK की वन शॉट वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और पूरी वीडियोस देखनी है बिना स्किप किए हुए, और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लेने हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। ठीक है, बोला गया कि टीचिंग इज प्राइमरली ए प्रोसेस ऑफ। तो शिक्षण मुख्य रूप से किसकी प्रक्रिया है? ठीक है, अब शिक्षण मुख्य रूप से किसकी प्रक्रिया है? ठीक है, प्रोसेस है, किसका है? तो पहले तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, ऑप्शंस को पढ़ लेना है। पनिशमेंट, दंड, परीक्षा, अधिगम को सुगम बनाना, कंट्रोल। ठीक है, तो शिक्षण जो है वो मुख्य रूप से किसकी प्रक्रिया है? तो ये आपकी लर्निंग फैसिलिटेशन की, अधिगम को सुगम बनाने की जो है वो एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करना है हिंदी इंग्लिश में, ऑप्शंस को भी ध्यान से, और ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट भी करना है। ठीक है, एलिमिनेट भी करना है। ठीक है, उससे भी जो है वो आपको आंसर देने में जो है वो काफ़ी हेल्प जो है इससे मिलेगी। ठीक है, तो शिक्षण मुख्य रूप से किसकी प्रक्रिया है? ये लर्निंग फैसिलिटेशन की है, अधिगम को सुगम बनाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया है कि ए टीचर शुड, तो एक अच्छे शिक्षक को, तो एक अच्छे शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो बोला गया कि प्रश्नों को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए, या कुछ छात्रों का पक्ष लेना चाहिए, या उदासीन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, प्रश्नों को हतोत्साहित यानी कि आपने डिस्करेज क्वेश्चंस, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको डिस्करेज कर देंगे, तो ये तो होगा नहीं हो। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। जिज्ञासा होती है कि जानने की इच्छा रखना। ठीक है, अगर कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आपकी क्लास में कि वो मतलब जिज्ञासु होते हैं, मतलब वो जानकारी चाहते हैं, बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं कि कुछ छात्रों का पक्ष लेना चाहिए। नहीं, आप एक टीचर हो तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने किसी कुछ छात्रों का पक्ष लेना है, ये भी नहीं है। या फिर उदासीन होना चाहिए, इनडिफरेंट, वो तो होगा ही नहीं। 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेज क्रिस्टी, क्रिस्टी जी जो है वो इस क्वेश्चन का, क्यूरियोसिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू, तो शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग जो है, अर्थ जो है वो क्या है? तो सामाजिक स्थिति है, या फिर धन है, या फिर शारीरिक शक्ति है। ये तीनों ऑप्शन नहीं है। क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपकी क्या है? शिक्षण क्षमता है, टीचिंग एबिलिटी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन जो होते हैं, मैंने अभी आपको 1-2 दिन क्वेश्चन आपने देखे होंगे अभी, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। बाकी आपने घबराना नहीं है एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा। बस आपने जो पढ़ा है वो आपने रिवाइज ज़रूर करना है, क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शंस होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द बोला गया कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज, तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अब पढ़ लिया आपने, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। पेशेंस यानी कि धैर्य, क्रोध, ये तो होगा ही नहीं। क्रोध जो है वो किसी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण नहीं है। घमंड,
हाँ, घमंड जो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। कठोरता, स्ट्रिक्टनेस, ये तो कभी एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होगा ही नहीं। जब भी आप कल को शिक्षक बनोगे, टीचर बनोगे, तो आपने कठोर नहीं रहना है, घमंड भी नहीं करना है, गुस्सा भी नहीं करना है। आपको क्या होना चाहिए, आपको पेशेंस जो है, धैर्य जो है बहुत होना ज़रूरी है, ठीक है, एक टीचर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि ए लर्नर सेंटर क्लासरूम एम्फेसाइज, तो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में बल दिया जाता है, ठीक है। तो लर्नर सेंटर, अब लर्नर सेंटर नाम से ही साफ है कि इसमें जो लर्नर होगा, ठीक है, लर्नर जो होगा उसको सेंटर में लिया गया है इसमें, ठीक है। मतलब ये क्लासरूम में वो लर्नर सेंटर होगा, ठीक है। जैसे छात्र जो है वो मेन फोकस जो होगा वो उनको उन पे होगा, लर्नर सेंटर पे, ठीक है। टीचर सेंटर में किस पे होगा, टीचर पे होगा। तो बोला गया कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में बल दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। टीचर डोमिनेंस यानी कि शिक्षक का प्रभुत्व, ये तो कभी भी नहीं होगा। छात्र सहभागिता, लर्नर सेंटर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, लर्नर सेंटर है, तो किस पे ज़्यादा, किसकी पार्टिसिपेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, भाई आपके स्टूडेंट की होगी। इसको अभी रखते हैं होल्ड पे। रटना, ये तो कभी होगा ही नहीं है, इस टाइप के जो ऑप्शंस होंगे वे कभी भी आपका आंसर नहीं होंगे, ठीक है। रटना, पनिशमेंट, दंड भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो लर्नर सेंटर में क्या होगा, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है वो उस पर जो है वो बल दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता टीचर सेंटर क्लासरूम, क्या होता, टीचर सेंटर क्लासरूम होता, तो किसकी सहभागिता, किसकी पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होती, तो वो टीचर की होती, ठीक है। ये आपने बातें ध्यान देनी है। अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, जो भी HPU बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को, इस चैनल को जो है वो ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है, ताकि उनको भी काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प जो है वो मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बोला गया कि एटीट्यूड इज़, तो एटीट्यूड जो है कि आपकी वृत्ति जो है, एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड एक मेंटल टेंडेंसी है, ठीक है, मानसिक प्रवृत्ति है या रोग है। एटीट्यूड तो रोग तो कभी होगा ही नहीं। फिजिकल फीचर, शारीरिक विशेषता, शारीरिक विशेषता भी नहीं होती है, आदत होती है, कहाँ एटीट्यूड, कहाँ आदत होती है। एटीट्यूड क्या होता है, एक मेंटल टेंडेंसी होती है, मानसिक प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एटीट्यूड इज अ मेंटल टेंडेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू, सकारात्मक अभिवृत्ति से। तो पॉजिटिव अगर आपका एटीट्यूड है, ठीक है, हाँ, में से एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अब एटीट्यूड तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही हैं। हमारा कोई भी दोस्त होंगे, कोई भी भाईचारा होगा, तो कई होता ही है जनरल सा कि हम बोलते हैं कि यार इसमें तो बड़ा एटीट्यूड आ गया है, वो तो हमें देखता भी नहीं है, बड़ा एटीट्यूड है। अब वो एटीट्यूड अलग होता है, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बोला गया है कि लीड्स टू, सकारात्मक अभिवृत्ति से क्या होता है, बेहतर प्रदर्शन होता है, सफलता होती है, भय होता है या केवल तनाव होता है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। केवल तनाव तो नहीं होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड है यानी कि अच्छा एटीट्यूड है। भय, डर भी नहीं होता है, फेयर नहीं होता है, असफलता भी नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है, उससे उससे बेहतर प्रदर्शन होता है, बेटर परफॉर्मेंस होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड वो हो गया, और नेगेटिव एटीट्यूड भी पता ही आपको क्या होता है नेगेटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना जो है वो ज़रूरी होता है एक इंसान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रोल ऑफ अ टीचर इज, तो शिक्षक की भूमिका जो है वे कैसी होती है। तो एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वे तानाशाह होती है, नहीं होती है, डिक्टेटर नहीं होती है, फैसिलिटेटर होती है, सुगमकर्ता होती है, ठीक है। इसको रखते हैं कंट्रोलर, नियंत्रक नहीं होती है, न्यायाधीश भी नहीं होती है, क्या होती है, टीचर। रोल ऑफ अ टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर यानी कि सुगमकर्ता होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि मोटिवेशन इन लर्निंग इज, ठीक है। तो मोटिवेशन इन लर्निंग यानी कि अधिगम में प्रेरणा। तो मोटिवेशन, नाम से ही साफ है, मोटिवेशन आपको पता ही है कि हम मोटिवेट करते हैं। जैसे आप किसी फ्रेंड को मोटिवेट कर रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड या फिर अदर मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप उसको मोटिवेट कर रहे हो। तो बोला गया कि मोटिवेशन इन लर्निंग यानी कि अधिगम में प्रेरणा क्या करती है। तो अधिगम मतलब लर्निंग में जो है वो क्या होती है, आवश्यक नहीं है, अननेसेसरी है नहीं। लर्निंग में तो ये काफ़ी ज़रूरी है। अधिगम को बढ़ाती है, इसको देखते हैं अभी। रुचि घटाती है, इंटरेस्ट कम करती है नहीं। मोटिवेशन से क्या होता है, इंटरेस्ट तो बढ़ता है। या फिर भ्रम पैदा करती है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। अधिगम को बढ़ाती है, अधिगम में जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन इन लर्निंग जो होती है वे आपकी अधिगम को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स। तो क्या है, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है यानी कि आप एक इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हो कि आपकी इफेक्ट पड़े, स्टूडेंट्स पे आपकी टीचिंग का इफेक्ट पड़े। तो इफेक्टिव टीचिंग जो है वो रिक्वायर करती है, आवश्यक होता है। किसके लिए क्या होता है आवश्यक, योजना, प्लानिंग तो होती है, ठीक है। पक्षपात तो कभी होगा ही नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। उपेक्षा, ये भी नहीं होगा। तो इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स जो होती है वे क्या, उसके लिए आवश्यक क्या होता है, योजना जो है वो, प्लानिंग जो है वो ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है वो लाइक, शेयर एंड कमेंट जो है वो आप ज़रूर कर दें। और अपने दोस्तों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जो भी HPUB एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। बोला गया कि ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम इनकरेज। तो लोकतांत्रिक कक्षा प्रोत्साहित करती है। तो लोग डेमोक्रेटिक क्लासरूम जो होती है यानी कि लोकतांत्रिक कक्षा जो होती है वह प्रोत्साहित करती है, किसको करती है, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। सहभागिता, ये तो ऑप्शन ठीक लग रहा है। डर को प्रोत्साहित, डर को तो करती नहीं है। साइलेंस, मौन को भी प्रोत्साहित नहीं करती है। प्रतियोगिता को भी नहीं प्रोत्साहित करती है। वो किसको प्रोत्साहित करती है, वे करती है पार्टिसिपेशन को, सहभागिता को जो है वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम जो है वो प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इवैल्यूएशन हेल्प्स। तो मूल्यांकन सहायता करता है। तो इवैल्यूएशन जो है वो आपको पता है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्या होती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर फील्ड से रिलेटेड हम कोई काम करते हैं, तो हम उसको करने के बाद क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या क्या हमने किया, क्या कमी रहेगी, क्या हमें बेनिफिट मिला। ठीक है, किसी भी काम का आप जैसे मतलब मान लो, आप जैसे आपका परसों एग्ज़ाम है HPUB एंट्रेंस का, तो आप क्या कर रहे हो, आपने ठीक ठाक पढ़ लिया, मतलब पढ़ लिया आपने, सभी सेक्शन का पढ़ लिया। अब आप क्या करोगे, जैसे परसों आपका एग्ज़ाम है तो कल आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करेंगे कि मैंने HPGK का इतना पढ़ लिया, ठीक है, इतने टॉपिक पढ़ लिए मैंने। इंडियन GK कितना पढ़ लिया, हाँ मेरा ये हिंदी का ये टॉपिक छूट गया, इंग्लिश का मैंने ये पढ़ लिया। तो आप क्या कर रहे हो, अपने सिलेबस को, अपनी तैयारी को क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो। मतलब खुद की इवैल्यूएशन कर रहे हो कि मेरा कौन सा सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, किसमें मैं वीक हूँ, वो सब सब क्या आ रहा है, इवैल्यूएशन में आ रहा है। ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन जो है वो हेल्प करता है, किस में करता, हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट में करता है कि पनिशमेंट में करता है कि फेलियर में कि रैंकिंग में। तो आपको पता है इवैल्यूएशन हेल्प करता है किसमें, इम्प्रूवमेंट में। इम्प्रूवमेंट में क्यों हेल्प करता है, कि आप जब इवैल्यूएशन कर रहे हो, किसी वीक पॉइंट में आप रह रहे हो, तो आप उससे क्या करोगे, उससे आप सीख लोगे कि नहीं यार, मैं पिछली बार इस किसी भी एग्ज़ाम में मैं 1 या 2 मार्क्स से रह गया था, जो कि मेरे क्वेश्चन जो थे मान लो वो
HPG के गलत हो गए थे। इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली बार मैं 1-2 क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स से जो था वो जॉब लगने से क्या था, उसमें मैं रह गया था। इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा। इस बार जो है मैं जिसमें मैं वीक रहा था, जिस सेक्शन में वीक रहा था, उसमें अब मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा। तो खुद को मैंने इवैल्यूएट किया, तो इवैल्यूएशन करने से क्या हो गया, अगली बार आपने सुधार किया और आपको जॉब लगी, ठीक है। तो ये होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन जो होता है, वे सहायता करता है किसमें, इम्प्रूवमेंट में, सुधार में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ए टीचर शुड ट्रीट ऑल स्टूडेंट, तो शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो कैसा व्यवहार जो है वो करना चाहिए। आप कल को टीचर लग जाते हो, जितने भी एस्पिरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, कल आप सभी टीचर लग जाओगे। एक शिक्षक लग गए तो आप जो आपकी क्लास में जो छात्र होंगे, बच्चे होंगे, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। समान रूप से इक्वली करेंगे, ठीक है, हाँ इक्वली तो करेंगे। अनइक्वली यानी कि समान रूप से नहीं, अनइक्वली नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बच्चों को ज़्यादा आपने उनकी तरफ ध्यान देना है, ठीक है। कठोरता से तो कभी आपने करना ही नहीं है। सिलेक्टिवली यानी कि चयनात्मक रूप से, कि हाँ कुछ बच्चे हैं, सिलेक्टेड बच्चे हैं जिन पर आपने अच्छा आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, बाकियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, आपने क्या करना है, एक शिक्षक हो तो आपने सभी छात्रों के साथ जो है वो समान रूप से जो है वो व्यवहार करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद, यानी कि करके सीखना संबंधित है। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है, वे आपको पता है एक एक्टिव लर्निंग होती है। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप वो काम खुद करते हो, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हो, तो वे क्या है, एक एक्टिव लर्निंग है, ठीक है। यानी कि पैसिव लर्निंग नहीं है, निष्क्रिय अधिगम नहीं है। रटने का अधिगम तो ये होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद एक्टिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फीडबैक शुड भी, तो प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। तो प्रतिपुष्टि जो है वो आपकी फीडबैक आपको पता है कि फीडबैक क्या होता है। जैसे फीडबैक आपको पता है कि आपने कोई प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, कहीं भी आपने अपने स्कूल कॉलेज में जो है प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद आपको फीडबैक दिया जाता है कि हाँ आपका प्रेजेंटेशन जो है वो कैसी रही है। वो सब क्या है, आपको फीडबैक दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि फीडबैक होनी चाहिए, प्रतिपुष्टि जो है वे होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, केवल नकारात्मक होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए नहीं, कठोर नहीं होनी चाहिए, हमेशा विलंबित, डिलेड नहीं होनी चाहिए, विलंबित नहीं होनी चाहिए। वे कैसी होनी चाहिए, वे कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फीडबैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो शिक्षण को सबसे अच्छी तरह किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो टीचिंग आपको पता है, अधिगम को सुगम बनाने, यानी कि फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम को सुगम बनाना जो है वो शिक्षण को सबसे अच्छी तरह से जो है वो वर्णित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने पहले ही बोला है, आपने क्या करना है, ऑप्शंस को जो है वो आपने एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने से क्या होगा, क्वेश्चन के आंसर देना जो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ए टीचर विद पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक अभिवृत्ति वाला शिक्षक। अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया था पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है। तो एक शिक्षक जो है, जो उसके पास जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो ये क्या कराएगा, वे क्या करेंगे, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करो। इग्नोर स्टूडेंट्स, ठीक है, छात्रों की उपेक्षा करेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है। भय उत्पन्न करता है, डर उत्पन्न, ये तो कभी ऑप्शंस होंगे ही नहीं।
शिक्षार्थियों को हतोत्साहित करता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो मोटिवेट लर्नर शिक्षार्थियों को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए टीचर विद पॉजिटिव एटीट्यूड मोटिवेट्स लर्नर्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड मेनली रेफर्स टू। तो बोला गया शिक्षण अभिक्षमता मुख्यतः किससे संबंधित है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मेनली रेफर्स टू, ये आपको आयु से नहीं, आर्थिक स्थिति से बिल्कुल भी नहीं, फिजिकल फिटनेस से, शारीरिक क्षमता से भी नहीं, किससे है, टीचिंग एबिलिटी से है, शिक्षण क्षमता से है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच क्वालिटी इज इसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव टीचर। तो धैर्य, पक्षपात, क्रोध, अहंकार, तो क्या होगा, पेशेंस। धैर्य जो है भी एक प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे अच्छा गुण है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला कि शिक्षार्थी लर्नर सेंटर टीचिंग एम्फेसाइज। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में बल दी जाता है किस पे, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स। तो सकारात्मक पुनर्वलन का जो अर्थ है वे क्या होगा। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। शिक्षार्थियों की आलोचना करना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, रीइंफोर्स दे रहे हो, वो भी कैसी, पॉजिटिव दे रहे हो, तो उनकी आलोचना तो होगा नहीं। छात्रों को अनदेखा करना भी नहीं होगा, गलतियों को दंडित करना भी नहीं होगा, वांछित व्यवहार को पुरस्कृत करना जो है, रिवॉर्डिंग डिजायर्ड बिहेवियर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो प्रेरणा महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वे भय उत्पन्न करती है, डर उत्पन्न करती है, नहीं, मोटिवेशन तो नहीं करती है। अधिगम को कम करती है, नहीं। भ्रम उत्पन्न करती है, नहीं। क्या करती है, अधिगम को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स। तो प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, भय, डर, साइलेंस, मौन, या फिर अस्पष्टता, या फिर क्लैरिटी। तो स्पष्टता जो है प्रभावी संचार के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है वो क्या है, क्लैरिटी जो है, स्पष्टता जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि क्लासरूम डिसिप्लिन शुड। तो कक्षा अनुशासन जो है वे कैसा होना चाहिए। तो क्लासरूम डिसिप्लिन शुड, तो क्या हो जाए, लिमिट इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कि अंतःक्रिया सीमित करें, नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्लासरूम डिसिप्लिन जो है वो लिमिट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। या फिर रचनात्मकता दबाए, या फिर सुप्रेस क्रिएटिविटी, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्रिएट फियर, भय उत्पन्न करे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्लासरूम डिसिप्लिन शुड क्या होना चाहिए, स्पोर्ट लर्निंग होना चाहिए, अधिगम में सहायता करें, वैसा होना चाहिए। क्लासरूम डिसिप्लिन शुड सपोर्ट लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन कुछ हमने डिस्कस कर लिए कि कैसे आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इससे आपको पता लग गया होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वे कैसे आते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आपने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इन आर्टिकल्स को जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, आपको उतना ही बेनिफिट जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड की जो सेक्शन होती है, मैंने पहले ही कहा है कि ये बाकी सेक्शन की तरह नहीं होती है कि आपने इनको याद करना है, रटना है। बाकी ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही मैटर करेंगे, वेस्ट होंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को रीड करना है, और आपने पॉजिटिव वे में आपने इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में, ठीक है, अनुच्छेद 30 के बारे में। तो अनुच्छेद 30 जो है, आर्टिकल 30 जो है वो आपका अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जैसे हमारे देश में जो मेजोरिटी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी है वे हिंदू धर्म की है, यानी कि हमारे देश में जो है वो हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा लोग हैं।
और दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वे क्या कहलाते हैं, वे अल्पसंख्यक कहलाते हैं, माइनॉरिटीज़ कहलाती हैं। तो उनकी एजुकेशन से जो आर्टिकल जो है वो जुड़ा हुआ है वे कौन सा है, वे आर्टिकल 30 है, अनुच्छेद 30 है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं आर्टिकल 46 के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस की शिक्षा से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वह आपका आर्टिकल 46 है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वे किस आर्टिकल में है, वे आपका आर्टिकल 28 में है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। SC ST OBC की एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वे आपका कौन सा है, आर्टिकल 46 है। और धार्मिक स्वतंत्र शिक्षा की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वे किस आर्टिकल में है, वे आपका आर्टिकल 28 में है। उसके बाद बात करते हैं मातृभाषा में शिक्षा, यानी कि मदर टंग में जो शिक्षा एजुकेशन सुविधा का जो प्रावधान है वे किस आर्टिकल में है, वे आपका आर्टिकल 350A में है। 350A आर्टिकल कहता है कि मातृभाषा में, मदर टंग में शिक्षा जो है वो दी जा सकती है। शिक्षा सुविधा का प्रावधान है आर्टिकल 350A में, मदर टंग में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है, यानी कि हिंदी भाषा का की जो डेवलपमेंट है उसका जो प्रावधान है वे किस आर्टिकल में है, वे आपका आर्टिकल 351 में है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कमीशन एंड कमेटीज़ वाली सेक्शन में भी पूछा जा सकता है कि एजुकेशन को किस संविधान संशोधन द्वारा जो था वो करंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो शिक्षा को 1976 के वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो था वो समवर्ती सूची यानी कि करंट लिस्ट में जो था वो डाला गया था। ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना जो थी वो कब शुरू हुई थी, तो ये सेवाएं जो थी वो वर्ष 1975 में जो थी वो शुरू हुई थी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों से जुड़ी हुई है। एजुकेशन सेटेलाइट जिसे हम कहता है एडुसेट भी कहते हैं, ठीक है, ऐसी भी आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि एडुसेट की फुल फॉर्म क्या है। तो एडुसेट की जो फुल फॉर्म है वो आपकी एजुकेशनल सेटेलाइट है। ये 2004 में लॉन्च हुआ था। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। JB वाटसन को जो है वो बिहेवियरिज्म का जनक जो है वो कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो ये तो कुछ आर्टिकल्स हो गए जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड की सेक्शन में भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था वे कौन सा था, वे आपका तक्षशिला था, पाकिस्तान में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार स्टेट में है प्रेजेंट में, ठीक है। और किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारत का पहला IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो खड़गपुर में स्थित है, खड़गपुर है, ठीक है। NCERT की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1961 को हुई थी। ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कमीशन एंड कमेटीज़ में भी पूछे जा सकते हैं, वहाँ तो पूछे ही जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। NLM की बात करते हैं। NLM की जो फुल फॉर्म है नेशनल लिटरेसी मिशन यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है। ये शुरू किया गया था कब, वर्ष 1988 में। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये गठित किया गया था कब, 1956 में। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF जो था वो लागू हुआ था, कब हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान जो था वो शुरू हुआ था वर्ष 2000 में। उसके बाद हम बात करते हैं VHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो कब हुई थी, वे वर्ष 1915 में हुई थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में स्थापित हुए थे, ठीक है। पंतनगर में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में शुरू हुआ था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ये की गई थी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है, और 15 अगस्त 1995 को। और किस स्टेट ने सबसे पहले ये लागू की थी, ठीक है, तो सबसे पहले जो थी ये तमिलनाडु स्टेट ने जो था वो मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी, और 1ली से 8वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए
दोपहर के भोजन का प्रावधान है इस मिड डे मील स्कीम में, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय KVS स्कूल 1963 में शुरू हुए थे। नवोदय स्कूल 1986 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वर्ष 1986 में शुरू हुआ था। नेशनल ओपन स्कूल 1989 में शुरू हुए थे। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू हुआ था। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये जो थी वो सितंबर 1985 में शुरू हुई थी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978 में शुरू हुआ था। उसके बाद आर्टिकल 21A कहता है, अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है आर्टिकल 21A। और जो PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि हम जिसे दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए जो है वो 6 से 18 है, ठीक है। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को RT कहता है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 21A में। और बाकी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। तो 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद ICDS कार्यक्रम जो था वो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। एडुसेट एजुकेशन सैटेलाइट जो था वो वर्ष 2004 में जो था वो ये लॉन्च हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट जो है, ठीक है, ये अलग है। RTE जो एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो वर्ष 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में आया था। और ये एक्ट जो था वो पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को जो था पूरे भारत में जो था वो ये लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में यानी कि UGC के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। इसकी स्थापना जो थी वो 28 दिसंबर 1953 में की गई थी। उसके बाद संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय जो था वो बना दिया गया था। और ये विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय मानदंडों के निर्धारण और अनुसरण करने वाली राष्ट्रीय संस्था है UGC जो है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वय कराने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है, ठीक है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लास्ट में हम बात करते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड के बारे में। तो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय व राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन 1920 में किया गया था और 1923 में व्यय में कमी लाने के लिए इसे जो था वो भंग कर दिया गया था। किसे? कैब को, जिसे हम कैब भी कहते हैं। ये फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कैब, ठीक है। सन 1935 में इसे पुनः गठित किया गया था और ये बोर्ड 1994 तक अस्तित्व में रहा। जुलाई 2004 में इस कैब का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद इसकी पहली बैठक 10 व 11 अगस्त को आयोजित की गई थी और बोर्ड में विभिन्न विषयों के विद्वानों के अतिरिक्त लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो हैं वो इस बोर्ड के सदस्य होते हैं। किसके? कैब के, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कैब, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस किए और उन इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में हमने बात की कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को जो है वो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वो सभी की पॉइंट एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको कि जब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम में, तो पहले तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने क्वेश्चंस को 2 या 3 बार रीड करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, विद ऑप्शंस के साथ, ठीक है। पहला काम आपका वो हो गया। ये बाकी सेक्शन की तरह नहीं होता है कि आपने इनको याद करना है, रटना है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही मैटर करेंगे, वेस्ट होंगे, ठीक है, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक लाई करती है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट जो है उससे आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात आपने ध्यान देनी है कि आपने इन क्वेश्चंस को करती बार आपने क्वेश्चंस को
3 बार रीड करना है, 2 या 3 बार रीड करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बाइलिंगुअल होगा एग्ज़ाम, ठीक है, ऑप्शंस के साथ। उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं, तो आपने खुद को एज अ टीचर, आपने खुद को एज अ टीचर रख के जो है आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, आपने खुद को एक टीचर मानना है, तभी आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दूसरी बात ये होगी। उसके बाद तीसरी बात जो है कि आपने जो इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वे आपने पॉजिटिव वे में ही देने हैं, ठीक है, किस वे में, पॉजिटिव वे में ही, सकारात्मक वे में ही आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, नेगेटिव वे में नहीं देने हैं। जैसे अभी हमने जो स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, वहाँ पे हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था, ठीक है, वहाँ पर आपको देखा होगा कि दंड, मार, आपने उसको पुनिश किया बच्चों को, वो ऑप्शन आपने होंगे ही नहीं, वो निगलेक्ट कर देना है आपने, ठीक है। और चौथी बात जो है, चौथी बात का जो आपने ध्यान देना है, आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में किया था। ऑप्शंस को क्या करना है, आपने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने से जो है वो आप इजी, आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही करने हैं आपने। बस इन तीन चार बातों का आपने ध्यान देना है, बाकी आप अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप 35 प्लस, मैं बोल रहा हूँ कि 35 प्लस जो है वो आप 40 में से 35 प्लस जो है वो आप स्कोर कर सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU BEd एंट्रांस कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की, HPG के, इंडियन GK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं पेमेंट, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU BEd एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।